हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, हम चैप्टर 2 का 2.3 का 6 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 2.3 का 7 देखेंगे। हमारा चैप्टर 2 था क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। टू पॉइंट थ्री का 7, वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमको वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना है तो हमें वायु में उपस्थित दूसरे गैसों को अलग करना होगा। तो उसके लिए हम कौन सी विधि अपनाएंगे? तो उसके लिए हम प्रभाजी आसवन विधि यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जाता है। तो अब प्रभाजी आसवन कैसे होता है हम पीछे पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पर वायु के लिए प्रभाजी आसवन यूज़ करना है मेथड का। तो वो किस प्रकार से होता है चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमको द्रव के रूप में वायु प्राप्त करना है, मतलब लिक्विड फॉर्म में किसी भी वायु को प्राप्त करना है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले वायु पर दबाव डालना पड़ेगा, उसको दबाव बढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर उसके ताप को घटाकर उसे ठंडा करके संपीड़ित किया जाएगा। इस प्रकार से इस द्रवी गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाएगा, जहां सभी गैसें अलग अलग ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाएंगे। तो चलिए समझते हैं इसको। यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक छानक है। तो इस फिल्टर के माध्यम से वायु जो है अंदर जाती है। उसके बाद यहाँ पर इस चैम्बर में वायु में दबाव बढ़ाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर डाला जाता है और इस प्रकार से वायु गर्म हो जाती है और गर्म वायु फिर अगले चैम्बर में प्रवेश करती है। यहाँ पर अब वायु यहाँ पर संपीड़ित हुई। अब इसको ठंडा करने के लिए इस चैम्बर में लाया जाता है, जहाँ पर जमा हुआ शीतल जल निवेश, यहाँ पर से ठंडा जल इंटर किया जाता है। फिर यहाँ से होते हुए जल जो है बाहर चला जाता है और यहाँ पर क्योंकि यह माध्यम ठंडा है तो यहाँ पर वायु भी ठंडी हो जाती है और फिर इस ट्यूब से, मतलब इस पाइप से जो शीतल संपीड़ित वायु है वो इस चैम्बर में आ जाती है। तो इसको कौन सा चैम्बर बोलते हैं? तो इसको पृथक करने वाला चैम्बर बोला जाएगा, ठीक है। फिर इस चैम्बर के बाद यहाँ पर शुष्क बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाएगी। फिर इस पाइप द्वारा द्रवी वायु, मतलब लिक्विड फॉर्म में जो वायु हमको प्राप्त हुई है वो प्रभाजी आसवन कालम में इकट्ठी हो जाएगी। अब इस प्रभाजी आसवन कालम में नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस, तो ये दोनों अलग अलग क्वथनांक पर पृथक हो जाएंगे और हमको द्रवी वायु, मतलब द्रवी ऑक्सीजन प्राप्त हो जाएगी, मतलब लिक्विड फॉर्म में हमको ऑक्सीजन यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी वायु के मिश्रण से किसी इच्छित वायु को प्राप्त कर सकते हैं, मतलब जो वायु हमको चाहिए उसको हम लिक्विड फॉर्म में पृथक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा, ओके। इस प्रभाजी आसवन विधि द्वारा हमने जो वायु का पृथक किया उसके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया गया है, मतलब क्या बोला जाता है उसको, प्रवाह चित्र बनाया गया है, जिसमें सबसे पहले वायु लेंगे, फिर उसका दाब बढ़ाकर तथा तापमान करके वायु को संपीड़ित तथा ठंडा करना, फिर द्रवी वायु प्राप्त होगा, फिर उसका प्रभाजी आसवन कालम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना, विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण हो जाएगा, जिससे फिर देखते हैं कौन कौन से गैस कितने तापमान पर पृथक होता है। तो यहाँ पर सेंटीग्रेड में क्वथनांक दिया गया है। ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन गैस कितने कितने टेम्परेचर पर पृथक होते हैं। तो यहाँ पर वायु प्रतिशत आयतन में, मतलब वायु में उसका परसेंटेज कितना होता है ये है, ठीक है। तो हमको ऑक्सीजन -183 पर प्राप्त होगा, आर्गन -186 पर और नाइट्रोजन -196 पर प्राप्त होगा, ठीक है। और ये तो आप जानते ही हो कि वायु में इनका प्रतिशत क्या होता है। तो 20.9% ऑक्सीजन, आर्गन 0.9% और नाइट्रोजन 78.1%, ठीक है।
तो ये क्या था, तो वायु से गैसों को प्राप्त करने के लिए प्रवाह चित्र था। ठीक है, अब ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं 2.3 का 8, किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई अशुद्ध नमूना दिया गया है, उसमें हमको कॉपर सल्फेट को शुद्ध करके प्राप्त करना है। तो ये कौन सी विधि द्वारा किया जाएगा, तो क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा। ठीक है, क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि समुद्री जल से नमक को पृथक करना। तो फ्रेंड्स, क्रिस्टलीकरण के द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। ओके, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्रिस्टलीकरण क्या होता है, इसका मेथड क्या है ना। तो एग्जाम्पल है समुद्री जल से नमक प्राप्त करना, और इसके मतलब इसमें जो हम समुद्र से जो नमक पृथक किया जाता है, उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ घुली हुई होती हैं, और इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए ही क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। तो यह वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से बहुत अच्छी होती है। तो क्यों होती है, तो इसमें जो वाष्पीकरण विधि है उसमें कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं, और कुछ जैसे चीनी के जैसे जो पदार्थ होते हैं वो गर्म करने पर झुलस जाते हैं वाष्पीकरण करने पर, क्योंकि वाष्पीकरण करने के लिए हमको आग का उपयोग करना पड़ता है ना। और इस प्रोसेस में कुछ पदार्थ जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, मतलब जल जाते हैं। ठीक है, और छानने के बाद भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं। ओके, और वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को दूषित कर सकती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो वाष्पीकरण से अच्छी विधि कौन है, क्रिस्टलीकरण विधि। अब इसका अनुप्रयोग क्या क्या है, तो वही अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। ठीक है, और दूसरा उपयोग वही है समुद्र जल से नमक को शुद्ध करने में। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की मिश्रण की जो प्रकृति होती है उसके द्वारा इन विधियों में से किसी का एक का प्रयोग करके हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। और जो तकनीकी है उसके विकास के साथ कई और पृथक करने वाली विधियों का आविष्कार हो चुका है। जैसे कि शहरों में जल घर से पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। जैसे मैं आगे दिखा रही हूँ आपको इसका डायग्राम। यहाँ पर आप जल घर में जल को शुद्ध किस तरह से किया जाता है उसका डायग्राम आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, ये जो देख रहे हो ये जल भंडार है। फिर इसको एक पाइप के द्वारा एक बड़े से टैंक में लाया जाता है। तो यह टैंक क्या है, तो यहाँ पर ठोस पदार्थों के नीचे बैठने के लिए तलहट टैंक। यहाँ पर बड़े बड़े जो अशुद्धियाँ हैं, ठोस पदार्थ हैं, वो यहाँ पर पृथक हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे टैंक में जब आता है जल, तो यहाँ पर निलंबित अशुद्धियों के लिए तलहट भार टैंक। यहाँ पर जो निलंबित मतलब उसमें घुली हुई अशुद्धियाँ होती हैं उसके लिए टैंक होता है। तो यहाँ पर वो अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा सा टैंक होता है जिसको छानक टैंक बोला जाता है। ओके, इसमें सबसे ऊपरी परत में बिल्कुल बारीक रेत के कण होते हैं, बालू। ठीक है, उसके बाद मोटे कंकड़ होते हैं, उसके बाद उससे भी बड़े मोटे कंकड़ होते हैं, जैसे कि आपने डायग्राम में देखा। ठीक है, और ऊपर में जल होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो अशुद्धियाँ हैं, मोटे कंकड़ और रेत के कण, वो यहाँ पर पृथक हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद फिर जो जल है वो इस टैंक में आएगी, और यहाँ पर बैक्टीरिया मारने के लिए क्लोरीनीकरण किया जाता है। यहाँ पर कुछ दवाइयाँ मिलाई जाती हैं जो जल को शुद्ध करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर अब जल जो है पर्याप्त रूप से शुद्ध हो चुका है। अब ये हमारे पीने लायक है, और इसको पाइप के द्वारा घरों तक भेजा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जल को शुद्ध किया जाता है। ओके, अब ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। चलिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, पृथक करने की विधियों के नाम दें। आपको ये पृथक
इन पदार्थों को किस तरह से पृथक किया जाता है उसकी विधि का नाम देना है। पहला है दही से मक्खन, दूसरा समुद्री जल से नमक, नमक से कपूर, और चौथा है पेट्रोल और मिट्टी का तेल। ठीक है, इसका पृथक्करण विधि का आप नाम बताइएगा। अब आगे देखते हैं 2.4 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। फ्रेंड्स, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में अंतर को समझने के लिए सबसे पहले हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बीच में अंतर को जानेंगे। हमने लास्ट चैप्टर में पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा था। मतलब भौतिक गुण क्या होते हैं? ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रव्यनांक, क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। आप पहले ही जानते हो भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर हम भौतिक परिवर्तन के बारे में जानेंगे। यहाँ पर मैंने भौतिक गुण लिखा है, मुझे यहाँ पर एक पॉइंट और डालना था भौतिक परिवर्तन, पर मैं भूल गई हूँ उसको डालना, तो आप यहाँ पर सुन के लिख लीजिएगा। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? तो अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संघटन में बिना परिवर्तन किए होता है और इनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि आप जानते हो बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। मतलब जो जल का अणु है वो बर्फ़ में, जो H2O है जल के अणु में H2O होता है, तो वो बर्फ़ अगर देखेंगे तो बर्फ़ में बदल जाएगा क्या? कुछ और हो जाएगा क्या उसका सूत्र? नहीं, वो बर्फ़ भी H2O ही कहलाएगा, है ना। तो इस तरह से भौतिक गुण क्या होते हैं आपने जाना। तो भौतिक परिवर्तन भी वही है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना। ठीक है, जबकि रासायनिक गुण क्या है? इसका एक और एग्जांपल मैं बता रही हूँ भौतिक परिवर्तन, भौतिक गुणों में परिवर्तन को। तो जल और खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इसके रासायनिक जो गुण हैं वो अलग अलग हैं, है ना। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है जबकि जल आग को बुझाता है, तो तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है ना। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है और जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ से क्रिया करके अपने रासायनिक संघटन में परिवर्तन लाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे रासायनिक गुण, रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुण धर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था, क्लास 8 में भी हम पढ़ चुके हैं रासायनिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। ठीक है, तो और रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया, तो इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि मोमबत्ती जो ठोस अवस्था में होती है वो जलकर पिघल जाती है ना, द्रव अवस्था में बदल जाती है, और मोमबत्ती के जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न को भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। इसमें से आपको बताना है कि कौन से भौतिक परिवर्तन है और कौन से रासायनिक परिवर्तन। पहला है पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अलमारी में जंग लगना, जल का उबलकर वाष्प बनना, जल में साधारण नमक का घुलना, फलों से सलाद बनाना, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। 2.5 है, शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं। तो फ्रेंड्स, पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आपको पता है कि शुद्ध पदार्थ या तो तत्व हो सकते हैं या फिर यौगिक हो सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले तत्व के बारे में जानेंगे। 2.5 का 1 तत्व। रॉबर्ट बायल। तो फ्रेंड्स, रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में
सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। उसके बाद फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लेवाइजिए ने 1743 से 1794 के अनुसार, अब हम जानेंगे कि वैज्ञानिक जो है फ्रांस के एंटोनी लॉरेंट लेवाइजिए, इन्होंने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। ठीक है। उनके अनुसार क्या है, तो उन्होंने जो परिभाषा दी उसके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है। मतलब तत्व वे पदार्थ हैं जिनको और अधिक सरल पदार्थों में अलग या पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है। मतलब तत्व सबसे शुद्धतम पदार्थ होते हैं, पदार्थ की शुद्धतम अवस्था होती है। ओके। और तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, धातुएं क्या होती हैं, कैसी होती हैं, आपको पता है। मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था, क्लास 8 में। तो इसके गुण धर्म मतलब इसकी विशेषताएं, तो देखते हैं धातुओं की क्या विशेषताएं होती हैं। तो प्रायः धातुएं इनमें से सभी गुणों को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है। क्या क्या, पहला है चमकीली होती हैं, ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं। ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं, ये तन्य होती हैं और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ठीक है। ये आघातवर्ध होती हैं, इनको पीटकर पतले चादरों में ढाला जा सकता है। ठीक है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती है, मतलब इनको अगर चोट की जाए इन पे तो ये ध्वनि उत्पन्न करती हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम। फ्रेंड्स, पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। ओके, द्रव अवस्था में होती है। चलिए अब देखते हैं अधातुएं। अधातुएं क्या होती हैं, इनके गुण क्या हैं, तो विभिन्न रंगों में होती हैं। ठीक है। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं, ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध नहीं होती हैं, मतलब इनमें चमक नहीं होती, इन पर चोट करने से इसमें ध्वनि नहीं उत्पन्न होती, और आघातवर्ध नहीं होती, मतलब इन पर ठोकर लगने या फिर इनको तोड़ने से ये बिखर जाती हैं, मतलब टूटकर भुरभुरी होती हैं। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कार्बन के अंदर कोक और कोल आते हैं। ठीक है। ब्रोमीन और क्लोरीन, तो ये सब क्या हैं, ये सब अधातु हैं। ठीक है। अब देखेंगे उपधातु। उपधातु क्या होते हैं, तो कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, इन्हें उपधातु या मेटलॉइड्स कहा जाता है, जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ओके फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कुछ फैक्ट बताना चाह रही हूँ आपको। तो अभी तक जितने भी तत्व ज्ञात हैं उनकी संख्या 100 से अधिक है, और इनमें से 92 मतलब 92 तत्व प्राकृतिक है, जबकि शेष मानव निर्मित है। ओके। और अधिकतर तत्व ठोस होते हैं, और इनमें 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं, जबकि 2 तत्व पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव होते हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पारा और ब्रोमीन जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान जैसे कि 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। ठीक है। तो ये फैक्ट है, ये कुछ याद रखिएगा आप, इनको क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है 2.5 का 2 यौगिक। हमने तत्व के बारे में जाना, अब हम यौगिक के बारे में जानेंगे। तो वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनते हैं, मतलब जब तत्व किसी निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो क्या मिलता है हमको, वहाँ पर यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है। तो यौगिक क्या है, तत्व क्या है, ये भी मैं बता चुकी हूँ आपको। अब हम मिश्रण और यौगिक में अंतर समझ लेते हैं। ठीक है। तो मिश्रण क्या होते हैं,
तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। जब तत्व और या यौगिक को मिलाया जाता है तो उससे हमको मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है, कोई नया यौगिक नहीं मिलता। जबकि यौगिक क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, मतलब तत्व किसी निश्चित अनुपात में मिलते हैं तभी यौगिक का निर्माण होता है, ठीक है। दूसरा है मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, मतलब इसमें हम किसी भी पदार्थ को, जो मिश्रण के संगठन है उसके पदार्थ हैं उनको परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है, कम ज़्यादा कर सकते हैं। पर यौगिक प्राप्त करने के लिए मतलब नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। ओके। तीसरा है मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुण धर्मों को दर्शाता है, और जबकि नए यौगिक क्या होते हैं, नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं, ठीक है। चौथा है घटकों के भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। जैसे कि हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा कि मिश्रणों को किस प्रकार से पृथक किया जाता है ना। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जाता है, मतलब यौगिकों के जो घटक हैं उनको अलग करने के लिए हमको विद्युत रासायनिक विधि या फिर किसी रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही हम उसको अलग कर सकेंगे। ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दोगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। इनमें से बताना है कि कौन से पदार्थ जो हैं वो शुद्ध हैं। जैसे कि बर्फ़, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पारा, कैल्शियम ऑक्साइड, ईंट, लकड़ी, वायु, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। इसमें से विलयन कौन सा है बताना है आपको। मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला, सोडा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से टिंडल प्रभाव कौन प्रदर्शित करेगा। नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च विलयन। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको एग्जाम्पल के द्वारा भी। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टीन, सिलिकॉन, कोयला, वायु, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और रक्त। पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं। तो पौधों की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, लोहे को के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, जल से बर्फ बनना, मोमबत्ती का जलना। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं पूरे चैप्टर का, तो आपको क्वेश्चन का आंसर देने में आसानी होगी, ठीक है। तो देखते हैं, आप अगर अपना नोट्स बनाए होंगे तो उससे मिला लीजिएगा मैं जो बोल रही हूँ उसको, ठीक है। तो मिश्रण क्या है, तो मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, जैसे कि तत्व या यौगिक, वही क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। मिश्रणों को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है। मतलब मैंने इस चैप्टर में आपको बहुत सारी विधियां बताई हैं, वही बोल रहा है यहाँ पर कि उचित विधियों के द्वारा शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है मिश्रण को, ठीक है। अब विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं तथा अवयव को विलेय कहते हैं। मैंने विलायक और विलेय के बारे में भी आपको बताया। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा है, ठीक है। वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आँखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। अब कोलाइड देख लेते हैं। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश को फैला सकने में सक्षम होते हैं और कोलाइड उद्योगों में और दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलेय कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। विलायक जिसमें पूरी तरह से वितरित रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा
सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। और यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजन से निर्मित होते हैं। ठीक है, यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणों को दर्शाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रिवीजन भी हो गया हमारा और ये चैप्टर ख़त्म होता है। कल से हम चैप्टर 3 शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट बिल्कुल करिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।